everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. Welcome to our channel. क्लास 9th. मैं अपनी एकेडमिक जर्नी में क्लास 9 के बच्चों को बड़ा प्यार से दुलार से एक तरफ रखता हूं. कारण है उसका क्योंकि एक ऐसी क्लास है जहां से एक बड़ा चेंज आता है. तो आज इस वीडियो में हम उस चेंज के बारे में बात करेंगे. और आप जो कंटिन्यूसली इतने समय से इस चीज की डिमांड कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे मेल्स, कमेंट्स, हर तरह से मैसेजेस कर रहे थे और पूछ रहे थे कि सर क्लास 9 की बारी कब. तो फाइनली क्लास 9 की बारी भी आ गई है. वीडियो आखिरी तक देखना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी. शुरू करते हैं इसी चीज से कि क्लास 9 जो है वो अलग कैसे होती है. तो ये मैं हमेशा से बताते आया, एक बार फिर बताऊंगा कि 8th से 9th का ये जो जंप होता है ना, ये अपने आप में एक गियर अप करने वाला जंप होता है. 6th 7th 8th में एक ही पैटर्न रहेगा. आप स्कूल जाएंगे, आपको स्कूल के टीचर पढ़ाएंगे, स्कूल के टीचर पढ़ाने के बाद में कुछ क्वेश्चन दे देंगे, आप एक नोटबुक बना लोगे, उन क्वेश्चंस को याद कर लोगे, एग्जाम में वही आना है. लेकिन जब आप 9th में आते हो ना, तो पहली चीज तो आपका सिलेबस बढ़ता है, डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं, पेपर पैटर्न बदलता है. पेपर पैटर्न कैसे बदलता है? तो जब आप 9th में आते हो तो आपके पेपर पैटर्न में एक मेजर चेंज जो आता है कि अब आपसे क्या है, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे. अब आपको ये नहीं पता है कि वो जो 15 क्वेश्चन टीचर दे देगा वही एग्जाम में आना है. तो आपको अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करना होगा. दूसरी चीज क्या होती है ना, कि चाहे क्लास 9th हो, 10th हो, 8th हो, सपना हमेशा एक ही रहता है. क्या सपना? ये रहता है कि सबको अपनी क्लास में बेस्ट करना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, अपना सबसे अच्छा स्कोर इस क्लास में बनाना है. लेकिन 9th में क्या हो जाता है ना, 9th में वो रास्ता थोड़ा सा अलग हो जाता है. क्यों? क्योंकि अब आपको सिर्फ रट के क्लास नहीं निकल सकती है. अब आपको क्या करना होगा, चीजों को समझना होगा, अपने शब्दों में आंसर लिखना होंगे. आपको नहीं पता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे या इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे. फिर अब जब थोड़ा सा रास्ता अलग हो गया है कि अब अलग तरह से पढ़ना है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए रहती है, अप्रोच भी बदलना रहती है. लोग रिलाय करते हैं कि अब अपने को कुछ बुक्स मिल जाए जिसमें से अपन पहले से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चले जाएं. लेकिन दी रियलिटी इज, क्या है रियलिटी? रियलिटी है कि कोई भी गुड क्वालिटी की रेफरेंस बुक 10th क्लास में बहुत मिल जाएगी आपको. इनफैक्ट मैं भी अपनी अगर कहानी बताऊं तो पिछले 4 साल से मैं 10th क्लास की बुक पे काम कर रहा हूं. 4 साल से मेरी 10th क्लास की बुक आ रही है, लेकिन 9th क्लास की बुक कोई नहीं कर रहा था. इसीलिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने 9th क्लास की बुक पे भी फोकस किया है. और पिछले साल और इस साल, पिछले साल की अपेक्षा इस साल की बुक में और इंप्रूवमेंट के साथ, ऐसा होता है ना कि समय के साथ आप चीजों को और बेहतर करते चले जाते हो. तो इस बार क्या बेहतर हुआ वो आपको मैं बताऊंगा. तो एक बड़ी प्रॉब्लम यह है 9th में कि कोई अच्छी क्वालिटी ऑफ रेफरेंस बुक नहीं है. और एक और सबसे बड़ी समस्या जो आपको 9th में देखने को मिलेगी वो क्या है कि 10th में तो बोर्ड एग्जाम होता है, पूरा देश एक साथ एग्जाम दे रहा होता है. तो जो 2024-25 में क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस को 2024-25 में जो क्वेश्चन आए, उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके बच्चे 26 के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे. लेकिन क्लास 9th में क्योंकि सब स्कूल अलग अलग समय पे पेपर ले रहे होते हैं, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है. लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर हम ऐसा करें कि देश में जितने भी स्कूल्स हैं उनमें से टॉप स्कूल्स को अगर एक साइड छांट लें और उन टॉप स्कूल्स के जो 9th क्लास के फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, क्या हम उन्हें उठाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं? बिल्कुल. क्यों? क्योंकि टीचर तो, सारे टीचर्स का माइंडसेट तो एक जैसा होता है ना. तो वो जो क्वेश्चंस वहां पूछे गए, वो क्वेश्चन अगर हम ले आए तो चीजें और आसान हो जाएगी. तो ये मेरे पिछले 9 सालों के पढ़ाने का एक्सपीरियंस है जो आपको ये चीज बता रहा है. क्या बता रहा है? कि पिछले 9 सालों में ये सारी चीजें मैंने बारीकी से समझी है और इन्हीं सारी चीजों को समझते हुए, इन्हीं प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हुए इनके सॉल्यूशंस पे काम किया है. क्योंकि एक ही अप्रोच है हमारा, क्या कि समस्या पे नहीं, समाधान पे फोकस किया जाए. और उस समस्या का समाधान लेकर आया हूं. लेकिन उसके पहले एक और चीज बता दे रहा हूं. क्या? कि आपको इस बार जो बच्चे 9th में ना, आपको अपने आप को और लेवल अप करने की जरूरत है. क्योंकि एक ये न्यूज है, अब देखो अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन सीबीएसई की तरफ से कुछ नहीं आया है, लेकिन बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने, अच्छे मीडिया हाउसेस ने इस चीज को कवर किया है. क्या कवर किया है? कि सीबीएसई टू इंप्लीमेंट 2-tier डिफिकल्टी लेवल इन साइंस एंड सोशल फ्रॉम 2026. 2026 मतलब जब आप 10th में जाओगे. तो जब आप 10th में जाओगे, जब क्या बदलाव आ सकता है, ये कुछ न्यूज आर्टिकल्स जो अभी कुछ मीडिया हाउसेस के द्वारा आए हैं, सीबीएसई ने भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया है, कि जैसे मैथ्स में आपका बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स होता है ना, 2 तरह के मैथ्स होते हैं, आपको एक ऑप्ट करना रहता है. वैसे ही साइंस और सोशल में भी 2 तरह के मैथ्स आने की प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, आने की प्रोबेबिलिटी है. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको अपनी प्रिपरेशन उस लेवल पे करना है कि अगर ये चेंज आता भी है तो आप अफेक्ट ना हो. और
नाइन्थ वो फाउंडेशन है जो आपको 10th में मदद करेगी। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए, वो सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, हियर वी आर विथ द बैंग। क्या है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ये है कि देखो दो एस्पेक्ट रहेंगे आपको पढ़ने में, बस दो एस्पेक्ट है पढ़ने में, कि एक आपको पढ़ते चलना है, समझते चलना है। वो आप कैसे करोगे? तो जो लर्निंग वाला पार्ट है, आप YouTube से पढ़ रहे हैं तो हम YouTube पे मंथली रोड मैप देते हैं, आप वैसे करते चल रहे हो। आप आरंभ बैच में हो, किसी और बैच में हो, वहां से आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ते चल रहे हो अपने एंड पे। आपको स्कूल्स में बहुत अच्छे से समझ में आ जा रहा है, आप स्कूल में पढ़ ले रहे हो, आप किसी ऑफलाइन ट्यूशन में जाते हो, जहां भी कर रहे हो, तो वो एक लर्निंग वाला एक पार्ट है आपके एंड पे, ठीक है, कि आप पढ़ते चल रहे हो अपना। लेकिन पैरेलल में क्या है? इसी के पैरेलल में लर्निंग के साथ साथ प्रैक्टिस भी जरूरी है। और वो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? वो प्रैक्टिस ऐसे करेंगे कि जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अभी से मन से आंसर लिखना शुरू करो। तो एक डेली स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में प्रैक्टिस इज वेरी एसेंशियल एंड इट इज रिक्वायर्ड। तो वो डेली स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो, और उसी सॉल्यूशन को लेकर जितने आगे प्रॉब्लम डिस्कस करी, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को लेकर हियर वी आर विथ द वन शॉट क्वेश्चन बैंक। ये वन शॉट क्वेश्चन बैंक की कहानी मैं बताता हूं। पिछले साल एक ह्यूज सक्सेस के बाद में बच्चों ने इसको बहुत प्यार दिया, और फिर क्या होता है ना, जब आप लोग किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करते हो तो ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको और बेहतर बनाया जाए, उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखा जाए। तो इस साल हमारी टीम ने मिलकर और क्यूरेट करके एक बहुत अच्छा वन शॉट निकाला है, और ये जो बहुत अच्छा वन शॉट निकाला है वो कैसा निकाला है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो सारे सब्जेक्ट्स, बीट सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, अगर आप जैसे देखेंगे तो साइंस की बुक पे आपके प्रशांत भैया ने काम किया है पूरा। तो हमारी पूरी टीम ने मिलके क्या किया? हमारी पूरी टीम ने मिलके बहुत अच्छा वन शॉट क्वेश्चन बैंक निकाला। और ये बहुत अच्छा क्यों बोल रहा हूं पता है? क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चन बैंक से और अपग्रेडेड है, और एनहांस्ड है, और क्वालिटी फीचर्स है इसमें। तो उसी चीज पे बात करते हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए। जैसे अगर आप देखोगे तो आपको ये मैथ्स की बुक हो गई, ये आपकी इंग्लिश की बुक हो गई, ये आपकी सोशल साइंस की बुक हो गई, ये आपकी साइंस की बुक हो गई। तो सारी बुक्स जो हैं, सारी बुक्स रेडी हैं। द बुक इज लाइव नाउ। आप डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो आपको लिंक भी मिल जाएगा। फाइन। अब क्या अलग चीज है सर इस साल की बुक में, तो वो मैं आपको समझाता हूं एक एक करके। देखो पीवाईक्यूज की अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, हमने पूरे इंडिया के जो टॉप 500 स्कूल्स हैं, 500 से ज्यादा स्कूल्स हैं, उन सारे स्कूल्स के क्वेश्चन पेपर बुलाए। एंड बुलाए मतलब प्रैक्टिकली बुलाए। देखो ये आपको दिखा रहा हूं, ये जो दिखा है ना 493, तो ये 493 जो इस पेपर के पीडीएफ में एम्बेड किया है, तो ये नंबरिंग है कि हाँ ये इस स्कूल का एक 194th नंबर की स्कूल का पेपर है। तो आप ये देखेंगे तो अलग अलग जगह से, जैसे वेस्ट बंगाल रीजन का जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है, ये उसका फाइनल एग्जाम का पेपर है क्लास 9 का। तो ऐसे सारे पेपर्स बुलाए गए, ठीक है। और इन एनुअल पेपर्स को फिर क्या किया गया? सॉर्ट किया गया। कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत रिपीटेटिव टर्म्स में पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से ये टॉपिक के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो उन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया चैप्टर वाइज। उसके बाद में टॉपिक वाइज उसको सॉर्ट किया गया। मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे, उन क्वेश्चंस को हैंडपिक किया गया। और हैंडपिक मतलब दिस एक्सरसाइज टुक अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन इससे कितना आसान हो गया कि अब हम वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करें जिन क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आने की। और इस तरह से एक एक क्वेश्चन को अपन ने क्या कर दिया है, सारे सब्जेक्ट्स में एक एक क्वेश्चन को इस तरह से अरेंज कर दिया है। अब क्या होगा, इसके बाद अगर आप देखोगे ना, तो एक एक क्वेश्चन जब अरेंज हो गया, तो अब आपको इससे बहुत आसानी मिल जाएगी कि आपको क्या है कि सारे वो क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए जरूरी हैं, वो क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है, वो एक जगह मिलेंगे। अब इतना ही नहीं है बस कि क्वेश्चन दे दिए, इसके अलावा क्या नई चीज है? इसके अलावा नई चीज ये है कि इन क्वेश्चन बैंक में, वन शॉट क्वेश्चन बैंक में, आपको जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला अपना चैप्टर है, तो इस फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में अपन ने एक गेमिफाइड वर्जन बनाया है जिसमें 3 वर्कशीट लगाई है। अब होता क्या है ना कि आपने पढ़ा दिया सर, हमने पढ़ लिया, हमें सब समझ में आ गया, लेकिन आगे कैसे बढ़े? तो आगे कैसे बढ़े उसके लिए एक आसान तरीका यह है कि ये वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3 करके ऐसे अपन ने वर्कशीट्स लगा दिए हैं। अब ये जो वर्कशीट्स हैं, तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो आपको 30 मिनट में सॉल्व करना है। क्वेश्चन उसी तरह से दिए कि 30 मिनट में सॉल्व हो जाए, तो हैंड पिक्ड लिमिटेड क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर आपको बैठ के सॉल्व करना है। तो जैसे अपन रोड मैप वाले वीडियोस देखते हैं, तो मैंने आपको बोला फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर पढ़ना है। अब अगला चैप्टर जैसे फॉर एग्जांपल स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर है, तो आपको स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर चैप्टर का वीडियो एक दिन में देख के कंप्लीट कर लेना है। रैपिड रिवीजन देख लोगे आप 10 मिनट में। फिर क्या है, एक हफ्ते का समय देता हूं ना, तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो 30 मिनट में एक दिन। फिर अगले दिन क्या कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना जो सीबीएसई स्कूल्स में पूछे गए, 60 मिनट लगेंगे। तो वो पूरा टाइम बेस्ड मैनर में, जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो नए ट्विस्टेड क्वेश्चन आते हैं, वो प्रैक्टिस करना है, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दे दिए। तो
हर दिन एक वर्कशीट करना है, ठीक है, 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, इतना ही देना, बस एक सब्जेक्ट को इतना ही समय देना है और अपने को, ठीक है। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना है, डेली 1 से 2 घंटे प्रैक्टिस करना है आपको। ऐसे सारे सब्जेक्ट्स का मिला के अगर 2-2.5 घंटे पढ़ रहे हो डेली, तो आप सिस्टमेटिक तरीके से शुरुआत से ही पढ़ते चलोगे। अब इसके अलावा और कुछ नहीं बचा है, फाइन, इसके अलावा और कुछ नहीं बचा तो फिर और क्या दे दिया बुक में। इसके अलावा अगर और कुछ नहीं बचा है तो एक मजेदार चीज और बताता हूं। वही, आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपने वर्कशीट सॉल्व कर ली, अब आपका एग्जाम है परसों। अब ऐसा लगता है ना यार परसों एग्जाम है, क्या करें। तो आपने जब सब कुछ पढ़ लिया तो अपने आप को टेस्ट भी तो करना होगा आपको, और वही टेस्ट करने के लिए, उसी चीज को बहुत अच्छे से आप टेस्ट कर पाओ घर बैठ के, उसके लिए एक सोल्यूशन देता हूं मैं आपको। जैसे सोशल साइंस है, फाइन, अब ये सोशल साइंस की बुक में आप क्या देखेंगे, सोशल साइंस की बुक में एग्जाम से पहले, आपके यूनिट टेस्ट से पहले पीछे के साइड आओगे ना, तो पीछे के साइड आपको क्या मिलेगा, ये चैप्टर्स मिल गए। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर का एक टेस्ट पेपर, और एक नहीं 2 टेस्ट पेपर, और दोनों के लेवल अलग अलग है। एक मीडियम लेवल का टेस्ट पेपर है, पेज नहीं फाड़ रहा हूं, ये ऐसे पुल आउट से ये निकल आते बाहर। अब बुक बंद करना, और ये एक टेस्ट पेपर रहेगा आपके पास में, ठीक है। तो ये एक पेपर है, 40 मिनट का समय है, कल एग्जाम है, तो एग्जाम से पहले एक बार पहले मीडियम लेवल का पेपर सॉल्व करके देखेंगे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो बिफोर द एग्जाम, कि आपने कितना पढ़ा है और कितना इस टाइमर बेस्ड पेपर के हिसाब से कितना सिक्योर कर रहे हो। यहीं पे आप क्या कर सकते हो, टिक और रॉन्ग लगा सकते हो कि आपका सही गया नहीं गया, खुद को नंबर दे सकते हो। मतलब मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, नहीं नहीं ऐसा मत यार, साथ में आगे बढ़ेंगे। तो आप खुद अपना पेपर चेक कर सकते हो। इस तरह से पुल आउट्स बना लिए अपन ने बहुत सारे, ठीक है। 2 डिफिकल्टी लेवल है, एक मीडियम है, एक हार्ड है, फाइन। और उसके अलावा फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी से पढ़ना है, लेक्चर से चीजें अच्छे से समझ लेना है। तीसरी चीज क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना और टेस्ट देते चलना है हैंडआउट से। अब कुछ बच रहा है क्या प्रिपरेशन वाले पार्ट पे? बहुत सारे बच्चे जो पूछ रहे थे कि सर वन शॉट क्यों नहीं आया, बहुत लेट हो गए, वो सारी चीजें। तो मैं इसीलिए रुका था कि ऐसी चीज लाओ कि आपको उसके अलावा फिर किसी चीज की जरूरत ही ना पड़े, और वही ये होते दिख रहा है। समझ में आया? तो दिस इज द लॉन्च, ग्रैंड लॉन्च ऑफ आवर वन शॉट्स, ठीक है। तो ये पूरी टीम ने बहुत मेहनत करके बनाई है, मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी, और पसंद आने से ज्यादा ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। तो अब बिना किसी संकोच के बस एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, बहुत सारा रिसोर्स नहीं फैलाना है, एक रेफरेंस बुक पकड़ना है। आपको क्या करना है, एक टीचर, एक रेफरेंस बुक और एक जैसी मेहनत कंसिस्टेंटली साल भर पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। सारा सब कुछ स्ट्रक्चर्ड है और वही जरूरी है, इसीलिए जो नई कंसेप्ट बुक है ये स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको आगे बढ़ाएगी। आई होप यू पीपल विल लव दिस एंड आई बिलीव यू आर गोइंग टू लव दिस, फाइन। तो द वन शॉट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स बाय द टीम ऑफ दिग्रास सर इज लाइव नाउ, गो ग्रैब इट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। इसी तरह से पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आशा करता हूं आपको ये किताब पसंद आएगी। अभी के लिए क्या करते हैं, साइन ऑफ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।